निकट भविष्य में 8 गेमर्स को रहस्यमयी संदेश मिलते हैं जो उन्हें द कॉल अप नामक एक नए गेम में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं, जिसमें $1,00,000 का इनाम देने का वादा है। वे शहर के एक शानदार इमारत के 25वें माले पर जाते हैं। सभी के पहुंचने पर एक रोबोटिक आवाज उन्हें एक टैबलेट पर साइन इन करने के लिए कहती है। फिर उन्हें अपने सभी कपड़े और निजी सामान लॉकर में रखने और दिए गए मोशन कैप्चर सूट पहनने के लिए कहा जाता है। कपड़े बदलते समय एडम की तंग सूट के लिए मजाक उड़ाया जाता है क्योंकि वह इसके लिए बहुत बड़ा है। कार्ल एक भयानक जले हुए निशान को दिखाता है और आंद्रे बताता है कि वह पहले सैनिक था। जब सभी तैयार हो जाते हैं, वे एक स्कैनर वाले कमरे में जाते हैं। आवाज उन्हें स्कैनर पर खड़े होकर अपने यूजरनेम कहने के लिए कहती है। फिर वे अपना नया उपकरण ले सकते हैं। यह एक उन्नत गियर सूट है जिसमें एक वीआर हेलमेट है जो उनकी रीढ़ से जुड़ता है, जो एडम के अनुसार केवल अमीरों के लिए उपलब्ध था। सभी जल्दी से गियर पहन लेते हैं सिवाय जाहिद के, जो एक बोस्नियाई मुस्लिम है और जिसने मजाक में टेररिस्ट यूजरनेम चुना था, बिना यह जाने कि यह सूट पर दिखेगा। वो इस तरह खेलना नहीं चाहता और निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद है और मदद मांगने पर कोई नहीं आता। अन्य गेमर्स उसे समझाते हैं कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, तो जाहिद खेलने के लिए राजी हो जाता है। आवाज ट्रेनिंग मॉड्यूल की शुरुआत की घोषणा करती है और सभी अपने हेलमेट बंद करते हैं, जिससे सिमुलेशन शुरू होता है। कमरा एक बेहद यथार्थवादी सर्वनाशी दुनिया में बदल जाता है। उनके सूट सैन्य वर्दी में बदल जाते हैं और उनके टैटू गायब हो जाते हैं। हालांकि यह वास्तविक लगता है। उनके हाथ सिमुलेशन की वस्तुओं से होकर गुजर जाते हैं। तभी एक सार्जेंट प्रकट होता है और उन्हें नए सैनिकों की तरह व्यवहार करता है। वे उसे छू नहीं सकते और हेलमेट उठाने पर पुष्टि होती है कि वह कमरे में नहीं है। वह सिर्फ एक बहुत यथार्थवादी एनपीसी है। समूह सार्जेंट के पीछे एक कमरे में जाता है जहां उन्हें हथियार मिलते हैं जो वास्तविक जीवन में सिर्फ प्रॉप्स हैं। सार्जेंट उन्हें कुछ बोतलों पर हथियार आजमाने को कहता है और खिलाड़ी यथार्थवादी रिकॉयल से प्रभावित होते हैं। थोड़ा अभ्यास करने के बाद सार्जेंट 2 खिलाड़ियों पर गोली चलाता है जिससे उनकी वेस्ट गायब हो जाती है। चूंकि यह सिर्फ ट्यूटोरियल है, उन्हें तुरंत वेस्ट वापस मिल जाती है। सार्जेंट बताता है कि एक बार गोली लगने पर उनकी सुरक्षा चली जाती है और वे असुरक्षित हो जाते हैं। अगर वेस्ट खोने के बाद चोट लगे तो वे एक विशेष सीरम इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक को केवल एक ही मिलता है। ये इमारत खतरनाक आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है, इसलिए समूह का पहला मिशन उन्हें खत्म करना और जिंदा ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचना है। जो सफल होंगे उन्हें वास्तविक जीवन में नकद इनाम मिलेगा। सार्जेंट के गायब होने के बाद आंद्रे अपने अनुभव के कारण समूह का नेतृत्व करता है और उन्हें चुपके से रहने की सलाह देता है। वे अलग अलग कमरों की तलाशी लेते हैं। तभी एक गलियारे में दुश्मन प्रकट होता है और गोली चलाता है। ज्यादातर समूह छिप जाता है, लेकिन आंद्रे तेजी से आगे बढ़ता है और उस आदमी को मार देता है। आवाज घोषणा करती है कि उन्होंने 25वां लेवल पूरा कर लिया है और सारे पॉइंट आंद्रे को मिलते हैं। वे शव को छूते हैं और पुष्टि करते हैं कि यह भी एक एनपीसी है। सीढ़ियों पर जाने पर उन्हें पता चलता है कि अगर लेवल पूरा किए बिना निकलने की कोशिश की तो एक तंत्र उन्हें करंट मार देगा। समूह 24वें लेवल पर जाता है और अधिक उन्नत हथियार पाता है जिन्हें आंद्रे उन्हें इस्तेमाल करना सिखाता है। मुख्य कमरे में प्रवेश करने पर मार्को पहला दुश्मन मारता है। आत्मविश्वास बढ़ने पर ज्यादातर खिलाड़ी इधर उधर दौड़ने लगते हैं और बेतरतीब वस्तुओं को कवर के लिए इस्तेमाल करते हुए सभी आतंकवादियों को मार गिराते हैं। एडम अपनी सारी गोलियां बर्बाद कर देता है बिना एक भी निशाना लगाए, तो आंद्रे बीच में आकर उस आदमी को मारता है और जवाब में गोली खाता है, जिससे उसकी वेस्ट चली जाती है। इस बीच टेलर को दहशत का दौरा पड़ता है। पता चलता है कि उसकी एक दोस्त को निमंत्रण मिला था और वह उसकी जगह आई थी, लेकिन वह गेम की यथार्थवादिता को संभाल नहीं पा रही। शैली उसे सांत्वना देती है और याद दिलाती है कि यह सिर्फ एक गेम है, लेकिन जब उसकी बारी आती है तो वह भी किसी को गोली नहीं मार पाती। लड़कियों के पास आने वाले आतंकवादी को कार्ल मारता है, लेकिन फिर उसे गोली लगती है और वह भी अपनी वेस्ट खो देता है। कार्ल आत्मसमर्पण करने की कोशिश करता है, लेकिन दुश्मन फिर गोली चलाता है, तो शैली दौड़कर उस आदमी को मार देती है। कार्ल और शैली अपने हेलमेट खोलते हैं
और वास्तविक जीवन में भी कार्ल को असहनीय दर्द महसूस होता है। वे गेम में लौटते हैं और आंद्रे कार्ल को सीरम इंजेक्शन देकर तुरंत ठीक करता है। सदमे में आए कार्ल फिर से हेलमेट खोलता है और वास्तविक जीवन में उल्टी करता है, कहता है कि ये गेम नहीं हो सकता। इसके बाद पूरा समूह हेलमेट खोलकर ब्रेक लेता है। एडम नए हथियार ढूंढता है, जबकि कार्ल बताता है कि उसे असली करंट के झटके महसूस हुए और वह अनुमान लगाता है कि यह एक रियलिटी टीवी शो हो सकता है। जाहिद घबरा जाता है और अपना सूट उतारने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं उतरता। तो मार्को सोचता है कि यह एक टेस्ट है। फिर जाहिद कहता है कि यह सेना का कोई प्रयोग हो सकता है और मार्को सहमत होता है। कहता है कि आंद्रे उनका अंदर का आदमी हो सकता है। बहस शुरू हो जाती है और माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। तो आंद्रे शांत होने के लिए बाथरूम चला जाता है। खिलाड़ियों को नहीं पता कि गेम अभी भी चल रहा है और उनके द्वारा मारे गए आतंकवादी फिर से जीवित हो जाते हैं। एक आतंकवादी आंद्रे को बाथरूम में घेर लेता है और वह केवल हेलमेट बंद करने में कामयाब होता है, लेकिन गोली मार दी जाती है। वह खुद को ठीक करना चाहता है, लेकिन उसने पहले ही कार्ल पर सीरम इस्तेमाल कर लिया है। बाकी लोग शोर सुनते हैं और अपने हेलमेट बंद करते हैं, लेकिन एडवर्ड को तुरंत गोली मार दी जाती है। समूह छिपने के लिए दौड़ता है और टेलर सीढ़ियों से भागने की कोशिश करती है, लेकिन लेवल पूरा नहीं होने के कारण वह रुक जाती है। जल्द ही आतंकवादी गोलीबारी शुरू करते हैं और टीम अपनी पूरी कोशिश से बचाव करती है। एडवर्ड सीरम से खुद को ठीक करता है, जबकि आंद्रे खून बहता हुआ गलियारों में घिसटता है। जब एडम एक ग्रेनेड फेंकता है, वह बाकी दुश्मनों को मार देता है और लेवल खत्म हो जाता है, जिसमें एडम को सबसे ज्यादा स्कोर मिलता है। गोलियों की आवाज बंद होने पर टीम को आंद्रे की मदद की पुकार सुनाई देती है। तभी आंद्रे अपना हेलमेट खोलता है और एक टाइमर की आवाज सुनता है, जिसके बाद उसका दिमाग करंट से झुलस जाता है और वह कई मिनट तक तड़पता है। जब तक बाकी लोग उसे ढूंढते हैं, आंद्रे मर चुका होता है। शेली सीपीआर करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आवाज घोषणा करती है कि वे अगले लेवल पर जा सकते हैं, लेकिन समूह अब और खेलना नहीं चाहता। वे जमीन पर खून देखते हैं और महसूस करते हैं कि हेलमेट ने आंद्रे को मारा। तो वे हेलमेट उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। जाहिद घबरा जाता है और एक आग बुझाने वाला यंत्र उठाता है। मदद के लिए टेस्ट मांगता है। कार्ल स्वेच्छा से मदद करता है और जाहिद को कुछ बार यंत्र से मारता है, लेकिन हेलमेट नहीं उतरता। तभी सार्जेंट उन्हें गेम में बुलाता है। कार्ल के आर पार चलता है और नियम तोड़ने की सजा के लिए जाहिद को कुछ बार लात मारता है। सार्जेंट चेतावनी देता है कि न खेलने की सजा होगी, इसलिए समूह के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। वे कई लेवल आसानी से पार करते हैं। हालांकि प्रत्येक माले पर उन्हें नए हथियार सीखने और नई गेम मैकेनिक्स से निपटने की जरूरत होती है। एक गैस लीक वाले कमरे में वे आग वाले हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसके बजाय उन्हें चाकुओं से आमने सामने लड़ना पड़ता है। किसी को चेहरा दर चेहरा मारना टेलर की चिंता को और बढ़ा देता है और शेली उसे वादा करती है कि वह उसे यहां से निकालेगी। जैसे जैसे वे नीचे जाते हैं, ज्यादातर टीम अपनी वेस्ट खो देती है। एक गंभीर गोलीबारी में कार्ल और एडम दोनों गोली खाते हैं, तो शेली और मार्को उनकी सीरम से मदद करते हैं। कुछ घंटों बाद समूह ब्रेक लेता है और पाता है कि वास्तविक जीवन में रात हो चुकी है। गेम से थककर वे खिड़कियों को विभिन्न वस्तुओं से मारना शुरू करते हैं और जाहिद एक गाड़ी से कांच तोड़ देता है। तभी सार्जेंट फिर से प्रकट होता है और जाहिद को पहले से ज्यादा ताकत से पीटना शुरू करता है। जाहिद सीढ़ियों से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सार्जेंट उसे लात मारकर गिरा देता है, जिससे उसकी टांग टूट जाती है। जाने से पहले सार्जेंट घोषणा करता है कि अगला व्यक्ति जो भागने की कोशिश करेगा, उसे मार दिया जाएगा। टीम जाहिद को बचाती है और देखती है कि उसका घाव वास्तविक जीवन में है, लेकिन गेम में नहीं, इसलिए वे सीरम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कंप्यूटर आवाज उन्हें आगे बढ़ने की याद दिलाती है, तो जाहिद उनसे कहता है कि उसे छिपाकर बिना उसके चले जाएं। समूह उसे कुछ फर्नीचर के पीछे छिपाता है और कुछ मिनट बाद जाहिद खून की कमी से मर जाता है। अगले लेवल पर मार्को नए हथियारों को लेकर बाकियों से बहस करता है और इस विचलन के कारण एक छिपा हुआ दुश्मन उसे पीछे से गोली मार देता है। जब टीम जवाबी गोलीबारी करती है, टेलर एक बाथरूम स्टॉल में छिपने दौड़ती है।
बहुत सारी गोलीबारी के बाद एक ग्रेनेड फिर से लड़ाई खत्म करता है और शैली मार्को को सीरम से मदद करती है। टीम को पता चलता है कि टेलर गायब है और उसे ढूंढने जाती है। एक आतंकवादी बाथरूम में प्रकट होता है और स्टॉल्स को एक एक करके जांचता है। शैली उसे सुनती है और दरवाजा तोड़कर पहले उसे चाकू मार देती है। लेवल खत्म होता है और एडवर्ड को सबसे ज्यादा स्कोर मिलता है, जिससे वो बोर्ड पर पहले स्थान पर आ जाता है। ब्रेक लेते समय टीम अपनी जिंदगियों पर चर्चा करती है और महसूस करती है कि उनमें से किसी का भी परिवार नहीं है। यानी उन्हें इसलिए चुना गया क्योंकि कोई उनकी तलाश नहीं करेगा। इस तरह उनकी मौत पर कंपनी को कोई परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। समूह अगले लेवल पर जाता है और सार्जेंट को एक बंधक को पीटते हुए पाता है। वह बताता है कि बेसमेंट में एक बम है जो इमारत को उड़ा देगा और अगर वे जल्दी उसे रोक नहीं पाए तो सब मर जाएंगे। बम को निष्क्रिय करने का एकमात्र तरीका बंधक से कोड लेना है। चूंकि बंधक वोल्टेज ट्रांसमीटर्स से जुड़ा है, एडवर्ड बिना दया के उसे करंट देना शुरू करता है। अपनी जान की भीख मांगने के बाद आतंकवादी एक शब्द कहता है और एडम उसे कंप्यूटर पर लिखता है। हालांकि यह वास्तव में बम को सक्रिय कर देता है और इसे मैन्युअल रूप से बंद करने के लिए केवल 30 मिनट बचे हैं। जब सार्जेंट चला जाता है, बंधक उन पर हौंसता है और टेलर उसे मार देती है। गुस्से में भरा मार्को इसके लिए एडम को जिम्मेदार ठहराता है और उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन हेलमेट से उसका हाथ चोटिल हो जाता है, तो वह हेलमेट खोलकर उसके असली चेहरे पर मुक्का मारता है। जब टेलर उसे रोकने की कोशिश करती है, उसे भी चोट लगती है। तभी सार्जेंट की चिल्लाने वाली आवाज सुनाई देती है कि वह लिफ्ट का दरवाजा खुला रख रहा है। टीम जल्दी से लिफ्ट में घुसने दौड़ती है और लिफ्ट नीचे जाने लगती है, लेकिन अचानक रुक जाती है। दरवाजा पूरी तरह नहीं खुलते, तो मार्को उन्हें खींचकर इतना स्थान बनाता है कि सब निकल सकें। हालांकि जब एडम निकलने की कोशिश करता है, मार्को सजा के रूप में उसे रोकता है और दोनों लिफ्ट में फांस जाते हैं। लिफ्ट उन्हें तीसरे माले पर ले जाती है और बाहर निकलने के बाद बंद हो जाती है। दोनों खिड़की के बाहर एक दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर देखते हैं और फिर लेवल में आगे बढ़ना शुरू करते हैं। मार्को एडम को पहले जाने के लिए मजबूर करता है और एडम एक आतंकवादी को मारता है, लेकिन उसकी गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। इससे मार्को को एडम को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए छिपने का मौका मिलता है और कुछ ही सेकंड में एडम मर जाता है। केवल 15 मिनट बचे होने पर मार्को टूट पड़ता है, लेकिन आवाज के इस लेवल के खत्म होने की घोषणा पर वह तुरंत आगे बढ़ता है। इस बीच चौथे माले पर बाकी टीम कुछ हथियार ढूंढती है और इलाके की तलाशी शुरू करती है। अचानक एक आतंकवादी धुआं ग्रेनेड फेंकता है और कार्ल को पीछे हटना पड़ता है क्योंकि उसे दहशत का दौरा पड़ता है। शैली उसकी हालत देखने दौड़ती है और कार्ल बताता है कि उसने उस आग में अपनी गर्लफ्रेंड को खो दिया था, जिससे उसे वह निशान मिला। वह खुद को उसे न बचा पाने का दोषी मानता है और अब धुआं उसके लिए ट्रिगर है। शैली कुछ शब्दों से उसे शांत करती है और आगे बढ़ने के लिए मनाती है। टीम विभिन्न लेवल से गुजरती है और लगभग बिना गोला बारूद के पहले माले पर पहुंचती है। जब बाकी लोग आतंकवादियों से लड़ते हैं, टेलर इलाके की तलाशी लेती है और कुछ सीरम ढूंढती है। अचानक मार्को उसके पीछे प्रकट होता है और इंजेक्शन मांगता है, लेकिन टेलर मना करती है, तो मार्को उसे गोली मारकर मार देता है। जब कार्ल टेलर को ढूंढने आता है, मार्को नाटक करता है कि उस पर हमला हो रहा है और उसे नजरअंदाज करता है। कार्ल को टेलर का शव मिलता है और घबराने के बाद वह देखता है कि उसने अपने खून से मार्को का यूजर नेम लिखा है। गुस्से में भरा कार्ल अपना हेलमेट खोलता है और वास्तविक जीवन में मार्को पर हमला करता है, कुछ लातें मारता है और फिर उसे गला दबाने की कोशिश करता है। हालांकि मार्को कार्ल को दीवार से धक्का देकर नीचे गिराता है और उसे मारना शुरू करता है जब तक कि वे अलग नहीं हो जाते। कार्ल जवाब में मार्को को आग बुझाने वाले यंत्र से मारता है, लेकिन मार्को उसे लात मारकर हटा देता है। जब मार्को कार्ल को गोली मारने की तैयारी करता है, सार्जेंट प्रकट होता है और उसे पीटना शुरू करता है। कुछ मुक्कों के बाद सार्जेंट मार्को का गला पकड़ता है और उसे गला घोंटकर मार देता है। शवों को ढूंढने के बाद बचे हुए 3 खिलाड़ी केवल 7 मिनट शेष रहने पर नीचे की ओर बढ़ते हैं। जब वे बेसमेंट में पहुंचते हैं, आवाज कहती है कि ये अंतिम लेवल है। तिकड़ी नए हथियार लेती है और माले की तलाशी शुरू करती है। रास्ते में मिलने वाले आतंकवादियों को मारती है
जब भी मौका मिलता है वे बम की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुश्मन आते रहते हैं। कार्ल एक ग्रेनेड फेंकता है और लड़ाई खत्म करता है, जिससे वे तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि एक वैन में छिपा हुआ आतंकवादी अचानक प्रकट होता है और कार्ल को गोली मार देता है, जबकि शेली और एडवर्ड छिपने दौड़ते हैं। जब कार्ल अपने सीरम इंजेक्शन की तलाश करता है, शेली सुनती है कि केवल 2 मिनट बचे हैं और बम की ओर दौड़ती है, लेकिन उसे भी गोली मार दी जाती है। कार्ल फिर से गोली खाता है और शेली की ओर बढ़ते हुए उसे ठीक करता है। वह मरने से पहले उसे जीतने के लिए कहता है। एडवर्ड फिर एक बजूका से आखिरी दुश्मन को मारता है और आखिरी सेकंड में बम को रोक देता है। इसके बाद सार्जेंट उन्हें जीत की बधाई देने के लिए प्रकट होता है। एडवर्ड सार्जेंट का भाषण दोहराना शुरू करता है, जिससे पता चलता है कि वह शुरू से कंपनी का अंदर का आदमी था। सिमुलेशन खत्म होता है और काले कपड़ों वाले कुछ लोग आकर शैली को सुला देते हैं, फिर इमारत को साफ करना और शवों को हटाना शुरू करते हैं। गेम सर्वर खिलाड़ियों की सारी जानकारी हटा देता है और शटडाउन शुरू करता है। सुबह में शैली अपने सामान्य कपड़ों में जागती है और एडवर्ड को सूट में क्रू की मदद करते हुए पाती है। वह उसे नकद इनाम वाला बैग देता है और जब वह पुलिस जाने की धमकी देती है तो वह कहता है कि कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। जब एक आदमी उसे फिर से बेहोश करने की कोशिश करता है, शैली जवाबी हमला करती है और उसे ही इंजेक्शन दे देती है। फिर वह उसकी बंदूक चुराती है और पार्किंग लॉट की सारी लाइट्स गोली मारकर तोड़ देती है। एडवर्ड अपने आदमियों को उसके पीछे भेजता है, लेकिन गेम में मिले अनुभव के कारण शैली आसानी से उन्हें मार देती है। जब वह बाहर निकलती है, एडवर्ड अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन शैली बिना दया के उसे भी मार देती है। फिर वह पैसे लिए बिना इमारत से निकल जाती है।